हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? हम सब बहुत बढ़िया होंगे। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी साइंस चल रही है। साइंस में हम टॉपिक नंबर 4 लेके आए हैं, यानी क्लास नंबर 4 लेके आए हैं। और इससे पहले हमने हमारा जो चैप्टर चल रहा था फूड, यानी उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। और आज जो है हम फूड चैप्टर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आप पहली बार आए हैं तो हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। हम बाकायदा विधिवत तरीके से एकदम बेहतरीन सेशन डेली पर डेली 6 से 7 बजे के बीच में आपके बीच में ला रहा हूं। तो आई होप अगर आप पहली बार आए होंगे तो आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। अगर पहली बार आए हो तो लाइक शेयर तो कर ही देना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलते हैं, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज है जो हमारा चैप्टर चल रहा था, यानी क्लास नंबर 4 है। क्या है? क्लास नंबर 4। और इससे पहले मैं क्लास नंबर 1, क्लास 2 और क्लास 3 दे चुका हूं। क्लास 1 और 2 में हमने डिटेल में इनके टॉपिक डिस्कस किए थे, यानी जो हमारा चैप्टर चल रहा था फूड, यानी फूड चैप्टर के क्लास 1 और 2 में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। लेकिन उसके बाद में जो हमारी क्लास 3 हुई है, इससे पहले वाली क्लास में हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। और यहां पे भी क्लास नंबर 4 में हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं, जो 100 टाइम्स सीटेट में रिपीट होते हैं बार बार। तो आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे और चलते हैं, पढ़ते हैं। हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं कि यानी क्वेश्चन कह क्या रहा है। यानी हर क्वेश्चन का एकदम बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि यानी देखो, अगर आप पहली बार आए हो तो जुड़ जाओगे, अगर आपको अच्छा लगेगा तो। लेकिन आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको बार बार सीटेट देना नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो ठीक है, चलते हैं फिर। आप खुद देखिए कि मैंने हर क्वेश्चन को, यानी आपको क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने समावेश किया है। जैसे मान लीजिएगा हमने एक क्वेश्चन किया, उसके बाद में हमने इसके बारे में डिटेल बताई आपको, देन उसके बाद में फिर से एक क्वेश्चन किया, फिर उसकी डिटेल बताई मैंने, फिर एक क्वेश्चन किया, फिर उसकी डिटेल। यानी हर क्वेश्चन को एकदम विधिवत तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाला हूं कि पूरा सेशन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से माइंड में, आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पहली बार आए हो तब भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। आज जो है हमारी क्या चलने वाली है, साइंस की क्लास नंबर 4 है। और अगर आप पहली बार आए हो तो जुड़ ही जाओगे। फूड चैप्टर चल रहा है। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर फूड चल रहा है, क्लास नंबर 4 है, जिसके हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। एक ऐसा नॉर्मल सा एग्जाम जहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना ही कोई स्कोर का हिसाब किताब है। बार बार आपको देने से बढ़िया है एक बार सीटेड पास हो जाओ, आराम से रख दीजिएगा साइड में। चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बताइएगा, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और जैसा आपको लगे उस तरीके से आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। पढ़िएगा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं। यानी ऊर्जा देने वाले, जो ऊर्जा एनर्जी देते हैं, वो खाद्य पदार्थ कौन से हैं आपको बताना है। यानी ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो खाने वाली चीजें हैं, उनको इनमें से कौन से पदार्थ हैं, क्या वो विटामिन और खनिज है, कार्बोहाइड्रेट और वसा है, कार्बोहाइड्रेट और खनिज है, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन है। सिंपल फंडा है, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऊर्जा देने वाले क्या हैं? खाद्य पदार्थ हैं। कौन से? कार्बोहाइड्रेट और वसा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, वसा क्या होती है, और यानी खाद्य पदार्थ से रिलेटेड और क्या क्या बातें हो सकती हैं, उन सारी बातों को आज हम जानेंगे। देखो, अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये एक जैव अणु होता है। क्या होता है? ये एक जैव अणु होता है। इंग्लिश में बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। और जैव अणु क्या होते हैं, यानी बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं, जो हमारी प्रकृति में, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हमको प्राप्त हुए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट या जैव अणु बोलते हैं, यानी इसको इंग्लिश में बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। देखते हैं इन्होंने क्या बोला है, आगे हम समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं, देन उसके बाद में कोई सा भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। अब देखो, यहां पे हम थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में जान लेते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट पहलू क्या है, ताकि नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आपके सामने कार्बोहाइड्रेट और वसा से रिलेटेड आएगा, आप आसानी से कर पाओगे। समझते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या बोला गया। देखो, कार्बोहाइड्रेट क्या है कि कार्बोहाइड्रेट शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत है, यानी जो हमें एनर्जी देता है। क्या देता है? जो हमें एनर्जी देता है, यानी मुख्य ऊर्जा स्रोत होता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट की बात करी जा रही है। आगे कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज जैसी सरल शर्करा से बने होते हैं। देखो, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कैसी शर्करा के रूप में उपलब्ध होते हैं, तो ये सरल शर्करा के रूप में उपलब्ध होते हैं। ये बात हमको पता रखनी है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सेल्यूलोज जैसी सरल शर्करा से बने होते हैं। ओके बेटा, अब हम चलेंगे आगे कि कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक रूप से फलों जैसी, अब तो एक मिनट रुकेगी जरा, एक मिनट,
थोड़ी सी प्रॉब्लम थी बेटा, चलिएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज जैसी सरल शर्करा से बने होते हैं, ये बात आपको क्लियर हो गई। देन उसके बाद में बोला गया कि कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक रूप से फलों, सब्जियों, मेवों, बीजों, अनाज और डेयरी उत्पादों में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा लेने से रक्त शर्करा का स्तर बढ़ सकता है। अब यहाँ पे क्या बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली गई हैं कि अगर कार्बोहाइड्रेट की आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा लोगे तो क्या होगा कि रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा, यानी रक्त में शुगर हो जाएगा। शुगर पेशेंट नहीं आपने देखो जिनको इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो वहां पे आगे इन्होंने एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ गया है कि ये तो ऊर्जा का, पहली बात तो क्या है, ये ऊर्जा का स्रोत है। दूसरी बात में इन्होंने बोला कि इसको सरल शर्करा के नाम से जानते हैं। तीसरी बात में इन्होंने क्या बोला कि कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक रूप से फलों जैसी सब्जियों यानी मेवों, बीजों और अनाज में ये पाया जाता है। ये बात क्लियर हो गई। देन आगे बोला कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, रक्त शर्करा। अब मेरी एक बात समझना कि यहाँ पे खाद्य पदार्थ की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? खाद्य पदार्थ की बात कर रहे हैं कि खाद्य पदार्थ की कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर खाद्य पदार्थ खराब हो रहा है यानी उसको सुरक्षा नहीं दे पा रहे या खराब हो रहा है, तो खराब होने की प्रक्रिया जो होती है वो रेंसिडिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? विकृत गंधिता। हिंदी में इसको बोलते हैं विकृत गंधिता। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। देखो अगर खाद्य सामग्री खराब हो रही है तो उसको रेंसिडिटी बोलेंगे, और अगर कोई लोहा वगैरह मटेरियल यानी कोई पदार्थ है उसमें जंग वगैरह लग रही है तो जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्षारण। यानी हर एक प्रोसेस को जानते चलो यार, है ना। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है उसको कभी जड़ से समझ जाओ कि वहां पे क्या, जैसे खाद्य पदार्थ पूछा गया तो आपको यह भी पता चल गया कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके खराब होने की प्रक्रिया जो होती है वो रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता कहलाती है। अगर बात करें जो मटेरियल लोहा वगैरह होते हैं उनमें जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है जिसको रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, यानी जिसको संक्षारण की प्रक्रिया बोलते हैं। इसके प्रिवेंशन की बात करें, जैसे इसके संक्षारण की प्रक्रिया को रोकने के, जैसे क्या ग्रीस लगा के, जिससे नहीं कि आप दीवारें वगैरह आप देखते हो, सॉरी क्या नाम, विंडोज वगैरह जिन पे पेंट करते हैं ना कलर, तो पेंट करके बचा सकते हैं जंग लगने की प्रक्रिया को। तो यही बातें सारी जानते रहिएगा। अब हम पढ़ते हैं वसा के बारे में कि वसा क्या होती है। देखिएगा वसा क्या है कि वसा शरीर के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। देखो चाहे तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें और चाहे वसा की बात करें, दोनों में यही बोला गया कि ये ऊर्जा का यानी एनर्जी का एक स्रोत होता है। क्या होता है? एनर्जी का एक सोर्स होता है। आगे क्या बोला गया कि वसा फैटी एसिड यानी फैटी एसिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड में पाए जाते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आपने सुना होगा। आई एम अ टीचर ऑफ केमिस्ट्री, तो मैं साथ में केमिस्ट्री के बारे में बताता चलूं आपको कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करी जाए तो ऐसा ये एक एसिड है। क्यों एसिड है? क्योंकि इसका पहली बात इसका फॉर्मूला RCOOH होता है। देखो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करी जाए तो इसका केमिकल फॉर्मूला RCOOH होता है, और COOH की बात करी जाए तो इसको हम ओइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर आपके पास टाइम है तभी रुकिएगा, है ना। ऐसा नहीं करता, मैंने किसी भी सेशन में अपने ऐसा नहीं किया हुआ है कि आपको अब बस बता दिया हो खत्म कर दिया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हर क्वेश्चन को आप डिटेल में पढ़िए ताकि सारी बातें क्लियर हो जाएं। तो हम पढ़ रहे थे 1 मिनट, हम पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। देखो तो कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंने बोला कि इसको IUPAC लैंग्वेज में ओइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओइक एसिड। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव होते हैं यानी व्युत्पन्न जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, उनको हम क्या, उन कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्न होते क्या है? तो वो होते हैं जैसे एमाइड हो गया, एमाइड, या फिर एसिल हो गया। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? डेरिवेटिव होते हैं। तो यहाँ पे वही बात करी जाए, जो फैटी एसिड C11 से लेके C18 तक के बीच के जितने भी कार्बन, जितने भी एसिड होते हैं वो फैटी एसिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फैटी एसिड कहलाते हैं। तो वही बात करें कि वसा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बने होते हैं। वसा हमारे शरीर के ऊर्जा भंडार होते हैं, यानी क्या मतलब एनर्जी, ऊर्जा भंडार बोल रहे हैं क्या, ऊर्जा। ये बात आपको याद रखनी, यहाँ पे याद रखना कि वसा जो होते हैं वो हमारे शरीर के ऊर्जा भंडार यानी क्या नाम, ऊर्जा को स्टोर कर, एनर्जी स्टोर्ड होते हैं। ये क्या वसा, फैट। यानी वसा की सबसे ज्यादा मात्रा किसमें होती? मीट में होती, मछली में होती, अंडे में होती है, दूध में, आदि इन सब में जो वसा की मात्रा सबसे ज्यादा। देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वसा की सबसे ज्यादा मात्रा किसमें होती है, तो आप सिंपल बोलोगे कि चाहे मीट में हो, मछली में हो, अंडे में, दूध आदि में जो वसा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। आगे देखो क्या बोला इन्होंने, वही सिंपल बातें बोली गई है कि आपका शरीर एक्टिव रहेगा यानी क्रियाशील तरीके से आप काम कर सके, तो वही सारी बातें बोली जा रही। तो नॉर्मल मैंने क्या समझा,
अभी तक हमने पहले क्वेश्चन को सीख लिया है कि कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत यानी कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं। तो खाद्य पदार्थ में हमने कार्बोहाइड्रेट को चुना, यानी दैनिक जीवन में जो भी आप खाते पीते हैं, लाइक प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, वसा हो गया, तो ये सारी चीजें क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर आती हैं। आपने 12th में 5th चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्या, बायोमोलिक्यूल। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। और वसा को हमने चुना क्योंकि ये भी हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का एक स्रोत होता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए आप उस वे में तैयारी करिए, आपको पता है कि इतना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, आप उस वे में आपको सही प्लेटफॉर्म की जरूरत होनी चाहिए, यानी आपको सही गाइडेंस मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं, देखो पढ़ने के लिए क्या चाहे किताबें आपके पास भरी पड़ी रखी हैं, ऑनलाइन सिस्टम इतना भरा पड़ा, लेकिन आपको सही गाइडेंस यानी करेक्ट जो आता है चीजें, है ना। अगर इन क्वेश्चंस को देखोगे तो 100 टाइम रिपीट हुए हैं, अगर आप किसी भी प्रीवियस ईयर बुक को उठा के देखोगे तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। चलिए पढ़िए सेकंड क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने, कि नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना सबसे अच्छा लगता है। देखो अगर बात करी जाए किसकी, टेपियोका खाना की, किसकी बात करी जाए, टेपियोका, तो ये तटीय क्षेत्रों में, जो तटीय इलाके होते हैं वहां के लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। कहते टेपियोका जो होता है, चाहे आंध्र प्रदेश की बात यहाँ पे नहीं होगी, गोवा की, गोवा देखो अगर केरल ना होता तो हम गोवा के साथ में जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, गोवा है तो गोवा, केरल भी है तो केरल से अच्छा, देखो जहां पे आपको टेपियोका दिख जाए आप आंख बंद करके केरल के साथ में जाइए, कभी भी गड़बड़ हो ही नहीं सकता। तमिलनाडु की बात यहाँ पे नहीं करते। अभी हम समझेंगे कि टेपियोका वगैरह, देखो किसी भी क्वेश्चन में साइंस की बात करी जाए तो टेपियोका अगर आपको दिखा हुआ है कि मछली के तेल में, मछली को उबाल के खाते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप तुरंत जाइए केरल के साथ में जो तटीय इलाके हैं। अगर ये ना होता तो हम गोवा के साथ में जाते, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर डी है, तो इसीलिए डी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है कि हमारे किस राज्य, क्या बोला कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी, मछलियों, करी का मतलब मछली बोल रहे हैं यहाँ पे, के साथ उबला हुआ टेपियोका खाने का सबसे अच्छा लगता है। तो वो लोग कहाँ के, केरल के लोग हैं। अभी इस क्वेश्चन को हम थोड़ा स्लाइड के माध्यम से समझेंगे कि इसमें क्या बोला गया है, थोड़ा समझिए। देखिए किस बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो है ना, मछली की बात आ गई। ये केरल में जो है, केरला में किसकी बात है, टेपियोका के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिखा गया है, उसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है, कि मछली मौली फिश, मौली केरल के सबसे स्वादिष्ट मांसाहारी व्यंजनों में से एक है। देखो वही बात बोल दी गई, यहाँ पे सिंपल वही बोला गया है कि जो केरल के लोग होते हैं, यानी केरला के जो लोग हैं वो क्या करें, सबसे स्वादिष्ट मांसाहारी व्यंजनों में से एक है उनके लिए क्या, फिश, यानी जो मछली है, और मछली को नारियल के तेल में उबाल के खाना उनकी सबसे अच्छी, मतलब उनको सबसे अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो केरल के स्थानीय लोगों और पर्यटकों, यानी जो जो यात्रीगण होते हैं, जो यात्रा करने के लिए आते हैं, के बीच समान रूप से पसंदीदा बना हुआ है। ओके, बहुत ही सिंपल बात कही गई। कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कभी भी भूलना मत कि जब भी टैपियोका की बात करी जाए तो आप जाएंगे केरल के साथ में, और केरल के लोगों का इन्होंने बोला फिश जो है नारियल के तेल में उबाल के खाना उनका सबसे स्वादिष्ट भोजन होता है। बहुत ही सिंपल यार चीजें हैं, हवा हवा में सीटेट पास हो जाओगे इस बार, आपको बिल्कुल भी दिक्कत होगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिक्कत हो सकती, क्योंकि मैंने सीडी भी पूरी पूरी अपलोड कर दी है, हिंदी पूरी, पेडोलॉजी वगैरह सारी अपलोड कर दी है, और साइंस को हम टॉपिक बाय टॉपिक लेके चल रहे हैं। पहली बार आया तो सारे वीडियो देखिएगा, मैंने पूरा सीटेट का पैटर्न डाला हुआ है, यानी सीटेट में कौन कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स में आते हैं, सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से अपलोड कर दिया है ना। देखो वही बात है, अगर मैं हंसी मजाक करता रहूंगा तो टाइम वेस्ट ऐसे चलता रहेगा, तो आप सीरियस होकर पढ़िए थोड़ा सा, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप यहाँ पे किसकी बात हो रही, केरल के लोगों की बात हो रही थी, और केरल के लोग जो थे मछलियां खाना बहुत पसंद करते हैं, वो भी नारियल के तेल में उबाल कर, जिसको टैपियोका बोला जाता है। और टैपियोका की बात आए तो आप केरल के साथ में जाइए आंख बंद करके, कभी भी ऑप्शन गड़बड़ नहीं होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे लंगर की बात कर रहे हैं, अभी हम समझेंगे लंगर होता क्या है। देखो लंगर की बात करें, पहले इसकी स्लाइड समझ लें कि लंगर है क्या। पहले चलो पहले क्वेश्चन ही पढ़ लो, लंगर क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि लंगर की प्रथा संकेत करती है, किस ओर संकेत करती है लंगर की प्रथा। अब देखो मैं आपको पहले लंगर समझा दूं कि लंगर क्या है। ये लंगर है, थोड़ा पहले इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में आंसर दीजिए। पढ़िए यहाँ पे लंगर के बारे में लिखा हुआ है कि लंगर प्रथा सिख धर्म में, देखो यहाँ पे लंगर के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि लंगर से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए आपका। सिंपल पढ़िएगा कि लंगर प्रथा सिख धर्म में समानता, यानी इंपॉर्टेंट बात क्या है, समानता, भाईचारा और निस्वार्थ सेवा, यानी किसी प्रकार का उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए,
का प्रतीक होता है। देखो लंगर की अगर इंपॉर्टेंट बात करी जाए कि जो लंगर होता है उसका मतलब क्या है, यानी सिख धर्म से रिलेटेड है। किससे ये रिलेटेड है? सिख धर्म से, जिसमें बात करी गई है कि समानता की बात करी। किसकी बात करी? इंपॉर्टेंट पहलू है क्या? समानता, भाईचारा और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक होता है। लंगर की प्रथा जो थी उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं था, भाईचारा था, यानी लोग मिलकर के काम करते थे, जहां सभी धर्म, जाति और वर्ग के लोग बिना किसी भेदभाव के साथ बैठकर भोजन करते थे। तो देखो यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या बोली, क्वेश्चन में यही बात बोली गई थी, भोजन से रिलेटेड बात क्वेश्चन में बोली गई। अभी क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो भोजन से रिलेटेड पूछा गया है कि भेदभाव, बिना भेदभाव, यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और एक साथ बैठ के भोजन को ग्रहण करते हैं लंगर की प्रथा में। अब क्वेश्चन पढ़िए, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, ताकि आप आंसर को दे पाओगे। अगर क्वेश्चन पहले कर देते तो आंसर नहीं दे पाते आप। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया था कि लंगर की प्रथा संकेत करती है, मैंने अभी आपको बता दिया कि जहां पे खुले मन से सभी एक होकर, कोई भी भेदभाव नहीं हो और वो सब मिलकर के एक साथ बैठ के भोजन को ग्रहण करते हैं। तो क्या मध्याह्न भोजन की, दोपहर में भोजन करने की ऐसा कोई बात, ऐसी तो कोई बात नहीं करी गई। एकत्रित दान, एक साथ दान करने की बात करी गई थी? नहीं। पवित्र भोजन, पवित्रता की तो कोई बात नहीं करी गई। मुक्त समुदाय रसोई, यानी फ्री, बढ़िया तरीके से एक साथ बैठ के सभी मुक्त होके, यानी एक साथ बैठ के खाना को खाते हैं, यही लंगर की प्रथा है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके लिए कि लंगर की प्रथा क्या थी, जहां पे बोला गया था कि सभी लोग जो होते हैं वो एक साथ बैठ के भोजन को ग्रहण करते हैं, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये लंगर की प्रथा हमारी कहती है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये तो आपने पढ़ लिया कि लंगर की प्रथा में सिख धर्म से रिलेटेड। देखो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि लंगर की प्रथा किस धर्म से रिलेटेड है, तो आप कहोगे सिख धर्म से। किस लिए? समानता, भाईचारा और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक होता है क्या? लंगर की प्रथा प्रतीक है। अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा और जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि वैश्विक महामारी, क्या बोल रहे हैं, वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा। अब यहां पे क्या कह रहे हैं कि कोई महामारी की बात कर रहे हैं। किसकी महामारी? कोई महामारी की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि डॉक्टरों ने कहा विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा। यानी डॉक्टर जो है किसी महामारी के आने के बाद में वो कहते हैं कि विटामिन सी से, जिनमें जिनमें विटामिन सी पाया जाता है, उन खाद्य पदार्थों को आप लीजिए, यानी ये डॉक्टर ने सलाह दी है। अब आप पढ़िए कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो सकता है। देखो विटामिन सी की बात करी जाए तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है, यानी विटामिन सी की बात करी तो इसका क्या रासायनिक नाम? इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। आई होप बेटा ये भी समझ में आ गई। देखो ये चीजें समझते रहो छोटी छोटी को। अब आगे देखिए क्या बोला कि यह दृष्टिवर्धक के निर्माण के लिए आवश्यक है, जिनको दिखता नहीं है उनके लिए आवश्यक है। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। या दांतों एवं अस्थियों को स्वस्थ रखता है। दांतों से रिलेटेड नहीं भाई, दांतों से रिलेटेड तो नहीं होता। इससे भूख बढ़ती है, ये क्या है? या संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। बिल्कुल 100% बढ़िया आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में एकदम बढ़िया बात कही गई है कि यह संक्रमण यानी डिफरेंट टाइप की जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। कौन? विटामिन सी। जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो क्या करता है? आपको डिफरेंट वे में जो क्या मतलब कि बीमारियां होती है उनसे लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। अब हम जो हमारा फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। अब हम विटामिन सी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ताकि विटामिन सी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप इजीली जवाब दे पाओगे। बताइए विटामिन सी का क्या यहाँ पे मतलब बोला गया कि विटामिन सी क्या बोला गया, पढ़िए जरा। देखो हो सके तो नोट्स बनाते रहो। जब आप नोट्स देखो नहीं हो पा रहा है तो आप स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा, ताकि जब भी आप क्योंकि बाद में आप रिवीजन कर लोगे तो आपको चीजें याद आ जाएंगी। यार कितना भी मैं अच्छा पढ़ा लूं और कितना भी अच्छा आप पढ़ लोगे, एक बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ जाती है मेरे यार, है ना। चलिए क्या बोला गया कि विटामिन सी एल, क्या ना, विटामिन सी एस्कॉर्बिक लिखा हुआ ही है, ठीक है। सॉरी, विटामिन सी की बात करें तो एस्कॉर्बिक अम्ल, क्या नाम, ये केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है विटामिन सी का, मानव एवं विभिन्न अन्य पशु प्रजातियों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। देखो बात वही बोल दी गई, यानी जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो मनुष्यों के लिए क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक होता है। कौन? जो हमारा विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो मानवों में पोषक तत्व यानी खाने की चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट है और संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। ये विटामिन के रूप में कार्य करता है, विटामिन के रूप में कार्य करेगा। आगे क्या बोला? कई प्रकार की उपापचयी अभिक्रियाओं हेतु एस्कॉर्बिक
सभी पादपों व पशुओं में आवश्यक होता है। देखो यहाँ पे सिंपल भंडा, आपको इतनी बात याद रखने की आवश्यकता है कि विटामिन सी जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और उसके अलावा जो विटामिन सी जो है वो क्या किस लिए काम है, क्योंकि वो संक्रमण से बचने के लिए हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये नॉर्मल सी बातें आपको पता होनी चाहिए। और इसके रोग क्या होते हैं, डिसीज वगैरह, इन चीजों को थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, बाकी क्लियर हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पढ़िएगा और जवाब दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या हमसे बोला हुआ है। पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। बताइए, पढ़िए और जवाब दीजिए कि यहां पे क्या बोला जा रहा है। पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश, देखो थोड़ा बहुत जवाब देते रहिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। और किस टॉपिक से रिलेटेड आपको दिक्कतें हैं वो टॉपिक बताइए, मैं उस टॉपिक पे कल ही या आज ही वीडियो प्रिपेयर करने के लिए रेडी हूं, क्योंकि मैं आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं। वैसे भी आप इंडिविजुअल मेरे सामने तो है नहीं, है ना, तो कमेंट के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है। चलिए पढ़िएगा कि एक बच्चा, क्या बोल रहे हैं कि एक बच्चा मसूड़ों से खून आने से और दांत हिलने की समस्या से पीड़ित है। यानी कोई बच्चा है जिसके मसूड़ों से खून आता है, यानी दांतों से मसूड़े जो है उसके स्वेलिंग वगैरह है और उससे खून आता है और दांत हिलने की समस्या से पीड़ित है। रोग के नाम और विटामिन की कमी बताओ, यानी कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से मसूड़ों में क्या है, रक्त आ रहा है, खून आ रहा है और उसके दांतों से हिलने की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो क्या वो स्कर्वी रोग होगा, विटामिन सी की कमी है, या रक्तस्राव विटामिन के की कमी है, रिकेट्स है, विटामिन डी? भैया ऐसा कुछ नहीं होता, इनकी तो बात नहीं करी गई। ये मसूड़ों से खून आने की बात स्कर्वी रोग में होती। किसमें? स्कर्वी रोग ऐसा रोग है जहां पे दांतों मसूड़ों से खून वगैरह आता है, और ये किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से ऐसा होता है, यानी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से ऐसा होता है, जो खट्टी चीजों में जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इनमें पाया जाता है। तो इसकी कमी से क्या होता है, दांतों में मसूड़ों में स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, उनसे खून निकलने लगता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये समझ, देखो नॉर्मल सी बात है यार, इतना तो समझ में आ रहा होगा। आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, एज अ टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, आप बीएड वगैरह कर चुके होंगे, डीएलएड बीटीसी वगैरह, तो इतनी नॉर्मल बात है तो आपको पता है, मैं इनमें क्या ही बताऊं। देखो यहाँ पे मैंने पिक्चर में आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से स्कर्वी रोग होता है। देखिए पिक्चर में दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा कि मसूड़ों से क्या हो रहा है, मतलब रक्त जैसा ब्लड निकल रहा है। तो यही ये क्या है, स्कर्वी रोग है। स्कर्वी रोग में क्या होता है, ये देखो ब्लड निकल रहा है यहाँ पे, है ना, ऐसा दांतों में होने लगता है। क्या लिखा, स्कर्वी के बारे में जानो थोड़ा सा। स्कर्वी होता क्या है? स्कर्वी जिसे विटामिन सी की कमी के रूप में जाना जाता है, यानी स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। ये बात तो आपको पता हो गई। और आहार में विटामिन सी की कमी के कारण होने वाली बीमारी है कौन सी? स्कर्वी। स्कर्वी बीमारी जो है वो विटामिन सी की कमी से होती है, वही बात बोल रहे हैं। इससे शरीर के कुछ हिस्सों में रक्तस्राव और सूजन हो सकती है। सिंपल वही बोले, शरीर के किसी भी भाग में स्वेलिंग आ जाती है, यानी विटामिन सी की कमी से। तो आई होप आपको तैयारी, मतलब तैयारी तो बढ़िया चली रही होगी और सेशन भी आपको अच्छा लग ही रहा होगा। कोशिश मेरी रहेगी कि आपको समझ में आ जाए। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से जितना हो पा रहा है मैं कर रहा हूं उतना, और तैयारी आप करते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा मजेदार तरीके से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने क्या बोला कि कौन सा एक वायरल रोग नहीं है, कौन सा। अब थोड़ा सा शॉर्ट रखें, ज्यादा लंबा सेशन हो जाएगा, अगर मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा तो आप भी बोर हो जाओगे। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं फिलहाल कि कौन सा एक वायरल रोग नहीं है। देखो स्वाइन फ्लू की बात करी जाए, तपेदिक है, बसरा है, चिकनगुनिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा होगा। स्वाइन फ्लू तो होगा नहीं, बसरा नहीं है, चिकनगुनिया नहीं, तपेदिक रोग, यानी बी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है कि बी जो है वो एक वायरल रोग नहीं, यानी तपेदिक की बात करी जाए तो ये एक वायरल रोग नहीं होता है। ये हमारा ऑफिशियल आंसर की है, और इसके बारे में हम सारी चीजों के बारे में बता तो रहे हैं फिलहाल आपके लिए। चलिए अब पढ़ते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग के बारे में कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, बताइए। विटामिन डी की बात करी जाए तो इसका क्या नाम होता है, बताइएगा। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, बताइएगा। कैल्सीफेरॉल। क्या नाम होता है? विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल। अब बताइए कि स्कर्वी रोग, देखो स्कर्वी के बारे में बताइए कि विटामिन सी की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन डी की कमी से होता है, बेरी बेरी विटामिन के की कमी से होता है, कौन बचा? ऑस्टियोमलेशिया। तो ये देखो एलिमिनेट कर सकते हो। देखो अब हमें पता हो गया कि स्कर्वी जो था ये विटामिन सी की कमी से था, और रतौंधी विटामिन डी की कमी से होता है। सॉरी, विटामिन डी की है या विटामिन ए की कमी से होता है, बताइएगा। विटामिन डी से है या विटामिन, कंफ्यूज हो गया यार, रतौंधी विटामिन ए की कमी से है, आई होप। हाँ आगे देखो, बेरी बेरी जो है वो विटामिन के की कमी से होता है, किसकी? विटामिन के की कमी से। तो
ऑस्टियोमैलेसिया जो होता है वो किसकी क्या है, विटामिन डी की कमी से हो रहा है रोग, यानी विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग जो होता है वो कौन सा, ऑस्टियोमैलेसिया होता है। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या बोला गया। देखो इतनी सारी बातें यार चलती हैं ऐसे, है ना, कि इससे वीडियो को प्रिपेयर करो आपको बताने से पहले तो बहुत सारी चीजें चलती रहती दिमाग में। तो कभी कभी तो देखो मैं सर्वगुण संपन्न नहीं हूँ, आप भी सर्वगुण संपन्न नहीं होंगे, और दुनिया का हर एक इंसान जब से जीवित होता है, जन्म लेता है, मरते तक वो सीखता ही रहता है। मैं तो नहीं सर्वगुण संपन्न हूँ, यानी हर इंसान की बात से दिमाग से माइंड से निकल ही जाती चीजें। अब जिनको निगेटिविटी पकड़नी है तो वो तो पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, हैं, और जिनको पॉजिटिविटी के साथ में रहना है तो फिर तो बढ़िया बात है ना। तो वही चीजें हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। बाकी के क्या है, कमेंट करेंगे उल्टा सीधा और फिर बोलेंगे बेटा बोलते हो क्यों बोलते हो, सर बोलो हमें, ये बोलो वो बोलो, है ना। सर्वाधिक ऊर्जा वाला भोजन कौन सा है, सर्वाधिक ऊर्जा वाला भोजन कौन सा है, आप मुझे बताइए। यहाँ पे कौन सा ऐसा भोजन है जो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा की अगर देखो बात करी जाए तो मैंने भारोत्तोलकों के बारे में, जो पहलवान वगैरह होते हैं, उनको जल्दी से ऊर्जा देने के लिए क्या करते हैं, कौन सा इसमें क्या कार्बोहाइड्रेट देते हैं, प्रोटीन देते हैं, फैट देते हैं, विटामिन देते हैं। तो यहाँ पे सर्वाधिक ऊर्जा, जो सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है वो किससे, फैट से मिलती है। किससे, फैट। और फैट सबसे ज्यादा किसमें होता है, मछलियों में होता है, अंडे में होता है, इन सारी चीजों में फैट सबसे ज्यादा मात्रा में। देखो ये मोटापा थोड़ा अलग लिख दिया है, इसको वसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वसा बोलते हैं। यानी सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन जो होता है वो क्या, वसा होती है, यानी फैट होता है। ये नॉर्मल सी बातें हैं, समझ में तो आपको आई गई होंगी। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने हमसे क्या बोला है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पढ़िएगा और जवाब दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, बताइएगा। कौन से ऐसे विटामिन है जो वसा में घुलनशील होते हैं, बताइएगा। क्या विटामिन बी और सी है, विटामिन ए और बी है, विटामिन ए डी ई, या फिर विटामिन ए और सी। देखो अगर बात करी जाए तो विटामिन जो होते हैं, कुछ तो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं और कुछ जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। तो आपको बताना है कि कौन से विटामिन वसा में है, कौन से जल में। तो इन्होंने हमसे वसा में पूछे हैं, तो वसा में जो होता है विटामिन ए, डी और ई जो होता है, ये वसा में घुलनशील होते हैं। किसमें, यानी विटामिन ए की बात करी जाए और विटामिन डी की बात करी जाए और विटामिन ई की बात करी तो ये वसा में घुलनशील होते हैं। और जल की बात करी जाए तो जल में जो होते हैं बी और सी घुलनशील होते हैं। कौन, बी और सी जो होते हैं ये वाटर के अंदर जो होते हैं डिसॉल्व होते हैं। कौन, विटामिन बी और सी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, समझ में तो आपको आ गया होगा। यानी वसा की बात देखो, विटामिन जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं और वसा में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 100 टाइम रिपीट हुआ है कि कौन कौन से हैं। तो आपको याद रखना है कि जो वसा में है वो ए, डी और ई है, और विटामिन बी और सी जो होते हैं वो वाटर में घुलनशील होते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोला गया है। समझेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, पढ़िएगा। कुछ 13 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ज्यादा तो नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि हम 4th क्लास दे रहे हैं। ये कौन सी क्लास नंबर 4 है और एक ही टॉपिक से रिलेटेड 4 क्लासेस हो गई, क्योंकि 2 में क्लास 1 और क्लास 2 में तो हमने डिटेल में डिस्कशन ही कर लिया था, टॉपिक को टॉपिक पढ़ लिया था। लेकिन उसके बाद में क्लास 3rd जो थी उसमें भी हमने प्रीवियस ईयर पढ़ लिए थे, 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे कल हमने, और ये हमारे 13 क्वेश्चन। तो आउट ऑफ जितना भी ओवरऑल जितना अच्छे क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस कर लिया है। अगर कुछ बचे होंगे तो वो भी हम फिलहाल के लिए सीरीज नंबर या क्लास नंबर 5 में डिस्कस कर देंगे। पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किसका सेवन बढ़ाना आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ाने में मदद करेगा। यानी कौन सा ऐसा क्या क्या आपको खिलाया जाए कि आपके सेवन में, मतलब क्या क्या खिलाया जाए आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ने में मदद करेगा। कौन, मक्का करेगा, मटर करेगा, सोयाबीन, बादाम। इनमें से कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ, कौन सी ऐसी चीज है, या मक्का है, मटर है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, कौन सा ऐसा है जो कार्बोहाइड्रेट के स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा। कार्बोहाइड्रेट बार बार बोल रहा हूं, क्या आपको समझ में आ गया है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट एक बायोमोलिक्यूल है, क्या, एक जैव अणु होता है। चलिए, तो मक्का जो ऐसा है जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ा देता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के स्तर को बढ़ा देता है आपके भोजन में। ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार 15 में पूछा गया था, फिर 17 में पूछा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ाने के लिए मक्का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया हमसे। थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, पढ़िएगा। दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व होते हैं, पढ़िए और बताइए। दूध तो आप पीते होंगे हैं, तो बताओ फिर इसमें कौन सा ऐसा जो ऑप्शन है जो करेक्ट है कि दूध में उपस्थित पोषक तत्व की यहाँ पे बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं जो दूध में पाए जाते हैं। देखिए, क्या वो प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन सी नहीं होता यार, है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी ऐसा नहीं है, लोहा, आयरन इसमें होता नहीं है। तो कौन सा बचा, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो दूध में पाए जाते हैं। किसमें, दूध में पाए जाते हैं। दूध से दही बनने के लिए लैक्टोबैसिलस
कि जीवाणु की आवश्यकता होती है, तो प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया और विटामिन डी जो होते हैं वो दूध में पाए जाते हैं। नॉर्मल सी बातें हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें क्या बोला जा रहा है। समझते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, मजे से तैयारी आपकी जबरदस्त चल रही होगी। निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है? क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जो अदरक का जननांग है, यानी अदरक का जननांग कौन सा है यहाँ पे? क्या वो पत्ती है, जड़ है, तना है, बीज है? तो अदरक का जननांग जो होता है वो तना होता है। क्या होता है? तना। ये नॉर्मल सी यार बात, तना। तना तो आप जानते होंगे, और तने के बारे में मैं सीरीज नंबर यानी क्लास नंबर 1 में डिटेल में बता चुका हूं आपको कि तना क्या होता है। एक पौधे के बारे में सारा बता चुका हूं, कौन सा सूट सिस्टम होता है, कौन सा रूट सिस्टम होता है, सारा बता चुका हूं। यानी पौधे के ऊपर वाला भाग जो जैसे जमीन है और जड़ें वगैरह जो यहाँ पे हैं वो रूट सिस्टम होता है, जो ऊपर वाला भाग होता है वो सूट सिस्टम होता है। इन सारी बातों को हम क्लास नंबर 1 में बता चुके हैं, वहां पे आप देख लीजिएगा, सारी बातें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया। नीचे खाद्य पौधों की एक सूची दी गई है, जहां पे क्या बोला गया है कि मुझे बता किस पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग हैं। यानी कौन सा ऐसा पौधा है जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं, वो बात करी जा रही है, खाद्य भाग हैं। किस पौधे के 2 या 2 से अधिक खाद्य भाग हैं, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। क्या केला है, और मतलब बनाना, या भिंडी है, कद्दू है, बैंगन है? ये बताओ, क्या बैंगन होता है जिसके कोई दो पार्ट खाए जाएंगे? बैंगन तो नहीं है। आगे कौन सा बोला जा रहा है कि भिंडी है, भिंडी के 2 पार्ट नहीं खाए जाते यार। भिंडी के खाए जाते क्या? नहीं तो भिंडी के नहीं खाए जाते। कद्दू के, हाँ, कद्दू का फूल भी खाते हैं, कद्दू का क्या फूल भी खाते हैं, इसकी सब्जी भी बनती है पंपकिन की। केला, हाँ, बनाना की भी, बनाना की जो सब्जी भी तो बनती है, और इसके जो लीफ वगैरह, पत्तियां वगैरह, वो भी खाने के काम आती है। तो ये हमारा ए और सी यानी थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 1 और थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ यार हो गया यहाँ पे। एक्चुअली ये वाला हमारा थर्ड ऑप्शन था और ये हमारा सेकंड ऑप्शन था। यानी जो बनाना है ये फर्स्ट नंबर पे है और जो पंपकिन था ये सेकंड नंबर पे था। थोड़ा गड़बड़ हो गया था यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए, यानी कौन सा? ए और सी, यानी सेकंड नहीं यार, फर्स्ट और कौन सा क्लियर है? सेकंड के, हाँ, फर्स्ट और सेकंड, यानी ए ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है। यानी बनाना की बात करी जाएगी और किसकी बात करी जाए? पंपकिन, यानी पंपकिन की बात करी जा रही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखो ये तो अपने आप में गलत है, सिंपल। ये भिंडी तो हो नहीं सकता, बैंगन भी नहीं हो सकता, तो कौन सा है? कद्दू सही है और ये केला सही है। समझ में आ गया बेटा? चलते हैं फिर अब नेक्स्ट पे देखते हैं। ये तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा। फिलहाल के लिए सेशन आपको कैसा लगा और आउट ऑफ 13 आपने कितने सही किए वो जरूर बता के जाइएगा। यानी आउट ऑफ 13 में आपने कितने सही किए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और कैसा सेशन लगा लाइक शेयर तो कर देंगे, ताकि जब भी हम एक नया वीडियो बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आउट ऑफ 13 कितने सही हुए वो बता के जाइएगा। सेशन कैसा लगा वो लाइक शेयर तो आप कर ही देंगे, ताकि आपके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो प्लान करेंगे कि कैसे आपको, कहां पे आपको दिक्कत रहेगी, कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। बस आप कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट सीरीज में वही क्वेश्चन फिर से उठा लूंगा। और कौन सा टॉपिक आपको चाहिए आप आसानी से इजीली बता दीजिएगा, मैं आपके अकॉर्डिंग, आपके नाम के अकॉर्डिंग वीडियो प्लान करूंगा 100%। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और मिलते हैं अरे यार नए एक वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।